वेव ऑप्टिक्स में पिछले संडे जो अपन देखा था, पिछले संडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो हमने कवर किया था कि कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स के बेस पे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी उसके आगे अपन करेंगे, तो आगे अपने को करना है वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे हम वेव नेचर के बेस पे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? तितिक्षा, शुभम, शुभम आपको आवाज आ रही मेरी? शुभम, हेलो? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही ओके है। ओके ओके, गुड। एक मिनट में बस जरा कर रहे अपन शुरू। संजना, पंकज, आपको बोर्ड बराबर दिख रहा है बेटा? यस सर, क्लियर है। और लास्ट संडे आप लोग भी नहीं थे दोनों, प्रीवियस टू प्रीवियस संडे दिसंबर? चलो, क्या सर? जब फर्स्ट क्लास लगी थी दिसंबर में, आप थे कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नो सर, नहीं थे। ओके ओके। अभी हमको समझना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये माइक म्यूट करो बेटा, कुछ गाने की आवाज आ रही है उधर से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसी में अपन समझेंगे इंटरफेरेंस विच इज ऑफ बोथ टाइप, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है? आपको जहां भी बीच में डाउट लगे, यू आर फ्री टू आस्क, बट ऐसा नहीं हो कि नहीं समझ में आ रहा तो भी हम बोलते जा रहे कि समझ में आ रहा, लाइक दिस प्लीज। ओके? तो यंग्स हैज गिवन ए कंसेप्ट, थॉमस यंग साइंटिस्ट। पहले कंसेप्ट समझ ले अपन, फिर इंटरफेरेंस पे बात करेंगे, फिर हम जाएंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो थॉमस यंग ने क्या बताया था कि जब हम लाइट को लाइट से ऐड करते हैं, लाइट को लाइट से ऐड किया, तो कहीं कहीं हमें इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, कहीं कहीं इंटेंसिटी कम मिलती है। आपको एग्जांपल में बताऊं, अगर अपन अपने घर में मान लो लाइट को एंटर होने दे रहे हैं किसी बहुत बारीक स्लिट से, खिड़की का जो कोना होता है जहाँ पे वो हिंजेस के थ्रू दीवार में फ्रेम में लगी होती, वहां से अगर लाइट को थोड़ा सा आन दे बारीक, और सामने स्क्रीन पे उसको हम किसी दो अलग अलग होल्स के थ्रू इंसिडेंट कराएं, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट पैटर्न देयर, जो थॉमस यंग ने ऑब्जर्व किया था। कैसे, उसको भी अपन समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, सपोज ये दो सोर्सेस है लाइट के, S1 S2। सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑकर होने के लिए, उसमें भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर होने के लिए, दोनों लाइट सोर्सेस का कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। कोहेरेंट। कोई भी दो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट कब कहलाते हैं? एनी टू लाइट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन light emitted by these two sources is of same wavelength या सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही बात, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं अपन। इनका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये एक वेव है, मान लो ये एक वेव है, तो डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक? तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट शुड बी आइदर सेम और नियरली सेम। उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, देन वी कॉल देम टू बी कोहेरेंट। और उन दोनों सोर्सेज में फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए थ्रू आउट द वेव्स जो ट्रेवल हो रही है। अब अपन समझते हैं कि कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज के बेस पे हाउ वी कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में फिर आएगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये आपने 11th में साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, कि जब भी दो सोर्सेस होते हैं, मान लो एक सोर्स ऐसा है, दूसरा सोर्स ऐसा है, मान लो इनमें 180 का फेज डिफरेंस है। जब पहला पार्टिकल, पहला सोर्स किसी पार्टिकल को अपवर्ड ले जा रहा है,
तब उसी टाइम पे दूसरा सोर्स उस पार्टिकल को डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा है। तो जब इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन होता है, तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इसको पहला सोर्स कहाँ ले गया, अपवर्ड, दूसरा सोर्स कहाँ ले गया, डाउनवर्ड। तो जब दोनों सोर्सेस एक साथ उस मीडियम में हम प्रोड्यूस करेंगे, दोनों सोर्सेस एक साथ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे वेव में, तो वो पार्टिकल यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का बिल्कुल इक्वल है। अगर हम इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल इस सोर्स के कारण ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल इस डाउन आ रहा है, ये भी यहीं रहेगा। तो हमको सिर्फ एक स्टेशनरी वेव मिलती है, स्टैंडिंग वेव मिलती है। ये 11 में पढ़ा है अपन ने, उसी कंसेप्ट को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब S1 S2 दो सोर्सेस है हमारे पास, दोनों अलग अलग वेव एमिट आउट कर रहे हैं, बट दीज आर कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट मीन्स दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। कहाँ डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड या तो सेम हो सकता है या नियरली सेम हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा तो इट विल वर्क। अब मान लो हमने इनका मिड पॉइंट लिया S1 S2 का, और उस मिड पॉइंट पे एक पॉइंट कंसिडर करा P। तो P तक S1 वेव को आने में कुछ टाइम लगेगा, P तक S2 वेव को आने में कुछ टाइम लगेगा। Since the sources are coherent, their frequency, their wavelength are same, their wavelength speed will also be same. तो S1 से P तक आने में और S2 से P तक आने में जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि S1P इज इक्वल टू S2P। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो जाता है, तो सेम नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट पे एक साथ रीच करेगी। मान लो S1 से 1, 2 और ये 3 वेव आ गई, S2 से 1, 2 और ये 3 वेव आ गई। तो दोनों सोर्सेस से कितनी कितनी वेव्स पहुंची P पॉइंट तक, पंकज? दोनों सोर्सेस से 3-3 वेव्स पहुंच रही। वेरी गुड। हु आंसर्ड? किसने आंसर किया? पंकज। ओके ओके, गुड पंकज। सो जब सेम नंबर ऑफ वेव्स पहुंचेगी तो हम बोलते हैं कि पाथ डिफरेंस इज 0, या इसको बोल सकते हैं 0 टाइम्स मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लेमडा, दैट इज 0 ओनली। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है या लेमडा का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n क्या यहाँ पे इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, वो भी केस अपन देखेंगे अभी। उस केस में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस इट करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। n इज अगेन एन इंटीजर। मतलब हर, अच्छा इसमें भी क्या होगा, हाँ, 2, अभी ये 2 पाई का भी कौन सा मल्टीपल होगा, 0 मल्टीपल होगा, तो फेज डिफरेंस विल आल्सो बी 0। ये आपने 11 में पढ़ा होगा, हर वेवलेंथ के पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई का फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर S1 से 3 वेव पहुंच रही है, S2 से 4 वेव्स पहुंचती या 2 वेव्स पहुंचती, तो एक लेमडा का पाथ डिफरेंस हो जाता, तो फेज डिफरेंस कितना होता, 2 पाई का होता। अगर 2 वेव्स का फेज डिफरेंस है 2, तो पाथ डिफरेंस 2 वेव्स का है 2 लेमडा, तो फेज डिफरेंस 4 पाई हो जाएगा। ऐसे भी अपन सब केसेस कंसिडर करेंगे। अभी हम पाथ डिफरेंस 0 ले रहे हैं, तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया। पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। तो जो फर्स्ट वेव है हमारी, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, एंड y2 इज इक्वल टू वो भी a cos ओमेगा t। क्यों? क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, तो ओमेगा t प्लस 0 करेंगे तो भी ओमेगा t आएगा। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। सो y इज इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा t। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? आप लोग बेटा बिल्कुल फ्री हो, कोई भी डाउट पूछना हो तो। अगर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश चाहिए, दैट आई कैन यूज, हिंदी चाहिए, दैट आई कैन यूज, जैसा भी हो आप लोग बता दें। पंकज, कायनात, संजना एंड तितिक्षा, कौन कौन से स्कूल से बेटा आप लोग? सर पंकज अग्रवाल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महू। अच्छा, यू आर इन महू, ओके। तितिक्षा? सर हाई स्कूल महू। सर हाई स्कूल महू। वही जो हरिफाटक पे, दैट वन? यस सर। ओके ओके। संजना? सर हाई स्कूल महू। ओके, वेरी गुड। कायनात?
सेंटमर हायर सेकेंडरी स्कूल। ओके, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ। अब जब ये y1 y2 a के लिए प्रोपोर्शनल है तो जो इंटेंसिटी है I1 वो प्रोपोर्शनल होगी a स्क्वायर के, I2 वो भी प्रोपोर्शनल होगी a स्क्वायर के, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है वो 2a के प्रोपोर्शनल है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? 2a के होल स्क्वायर। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ? जब सेम नंबर ऑफ वेव्स p पॉइंट पे पहुंचेगी, path difference will be 0, which can be written as 0 multiple of lambda. Phase difference will be again 0 multiple of 2 pi, that is again 0. In that case, constructive interference will take place, और constructive interference में resultant intensity 4 times हो जाती है, मतलब लाइट और लाइट एड होके इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लिख लो यहाँ तक कितना फटाफट। समझ में आया कंसेप्ट? नोट कर रहे हो आप लोग ये सब चीजें? Yes, sir. हाँ, लिख लो। लिखना कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, तो आई विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है? और कहीं भी डाउट, बीच में कोई छोटा मोटा भी डाउट लगे स्टेप तो पूछ लेना, हेजिटेट नहीं करना है। ये जो पाथ डिफरेंस अपन ने लिखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? S1P माइनस S2P या S2P माइनस S1P, दोनों का डिफरेंस। अभिषेक श्रीवास्तव, यू आर फ्रॉम विच स्कूल अभिषेक? चलो हो गया बेटा, नोट हो गया सबका कि बचा है? Yes, sir. हो गया। कोई बच्चा तो नहीं लिखने वाला? अब देखो, अब इसी का एक और स्पेशल केस करते हैं। अभिषेक अब जो केस करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर अभी छूट गया थोड़ा सा तो। नाउ सी, अब अपन क्या बोल रहे हैं, डायग्राम पूरा चेंज करते हैं। वही सोर्स लिया हमने S1 S2। अब मान लो पॉइंट P हमने यहाँ कहीं ले लिया, इधर S1 से मान लो P पॉइंट पे 1 2 3 वेव्स पहुंची, S2 से मान लो P पॉइंट पे 1 2 3 4 वेव्स पहुंची। अब पॉइंट P S1 के ज्यादा नजदीक है, S2 से ज्यादा दूर है, तो S2 से ज्यादा वेव्स पहुंचेगी P पॉइंट पे, क्योंकि दोनों सोर्स एक साथ लाइट एमिट करना शुरू कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करने में ज्यादा वेव्स पहुंचेगी। तो जो पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, दैट विल बी लेमडा। क्यों लेमडा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से 4 वेव्स पहुंची तो 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा। एक वेव की वेवलेंथ लेमडा होती है, 4 वेव्स की वेवलेंथ 4 लेमडा हो गई, इधर 3 लेमडा हो गई, तो पाथ डिफरेंस इज लेमडा। तो जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 पाई। फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई, एक मल्टीपल हो जाएगा लेमडा का। नाउ अगर हम y1 को लेते हैं, लेट y1 इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, इसको cos भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, एंड y2 इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई का, तो a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई। किसी को याद है cos 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, cos 360 प्लस थीटा, जिनका मेस बैकग्राउंड है। cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा, वेरी गुड, करेक्ट। ये हो जाएगा अगेन a cos ओमेगा t, 2 पाई मतलब 360। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y आएगा अगेन क्या आ जाएगा? 2a cos ओमेगा t, क्योंकि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है
वो डायरेक्टली इन दोनों का सम हो जाता है, a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t 2a cos ओमेगा t। अगेन इफ यू गो फॉर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पहले किसके प्रोपोर्शनल थी, a स्क्वायर के। I2 किसके प्रोपोर्शनल थी, a स्क्वायर के। यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, अगेन 4a स्क्वायर के। अगेन दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स जब जब इंटीग्रल ये पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, 6 लेमडा, 7 लेमडा, तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नोट कर लो इसको भी फटाफट। फिर अपन आते हैं दूसरे केस में। ये सारे किसके केसेस हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। नोट इट। सर इंटरफेरेंस क्या होता है? मैं समझा देता हूँ, लिख लो, इंटरफेरेंस में समझा देता हूँ। हो गया, नोट हो गया। यस सर। देखो इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग सोर्सेस से वेव्स किसी एक पॉइंट पे पहुंचे। जैसे मान लो दो लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक ही समय में दो लोग अगर एक साथ बोलते हैं, तो जिस तक आवाज पहुंच रही है वो डिपेंड करेगा कि दोनों के बोलने की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, और वेवलेंथ भी मैच नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं कर रही, फेज डिफरेंस भी अलग अलग है, तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं आएगा। पर जब अपन दोनों मिलकर अगर एक ही गाना गाएंगे, एक ही टोन में गाने की कोशिश करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगी, पर थोड़ी सी बिल्कुल पास पास फ्रीक्वेंसी अपन निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, वो गाना किसी तीसरे को सुनी आ जाएगा। तो दोनों ही केस में जब तीसरे को सुनी आ रहा है तब भी और तीसरे को सुनी नहीं आ रहा तब भी, उस कंडीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस। दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस लाइट के हों या साउंड के हो, जब वेव्स प्रोड्यूस करते हैं एक ही टाइम पे, तो उस कंडीशन के कारण इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। जैसे पानी में मान लो अलग अलग जगह चार लोग पत्थर मारे हैं, तो पानी में वेव्स बनेगी, और वो वेव्स आपस में मिलेगी जब पास पास आएगी। तो अगर एक ही टाइम पे जिनने पत्थर मारे हैं, अगर एक ही टाइम पे वो पानी के पार्टिकल को ऊपर ले जा रहा है, सेम पार्टिकल को, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा पार्टिकल। पर अगर मैंने जो पत्थर फेंका, मान लो वो पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाह रहा है, किसी और ने पत्थर फेंका वो पार्टिकल को नीचे लेना चाह रहा है, तो पार्टिकल क्या होगा, वहीं रहेगा। एक सोर्स उसको ऊपर ले जाएगा, एक सोर्स नीचे लाएगा, तो वहीं के वहीं रहेगा पार्टिकल। ये सब इंटरफेरेंस की कंडीशंस कहलाती है। ठीक है, यस सर। ओके। अब ये जैसे लेमडा लिया हमने, मान लो मैं यहाँ पे 5 लेमडा कर देता हूँ, तो ये 10 पे हो जाएगा, यहाँ 10 पे हो जाएगा, बाकी कंडीशन पूरी सेम एज इट इज रहेगी। तो जब जब पाथ डिफरेंस लेमडा का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और रिजल्टेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट केस। समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, गुड। अब मान लो एक पॉइंट S1 ये है, एक पॉइंट S2 ये है। ये पॉइंट भी यहाँ भी हो सकता है, इधर नीचे भी कहीं हो सकता है ना, हम कहीं भी एक जगह ले सकते हैं। ये S1P, ये S2P। मान लो यहाँ से तो वही 3 वेव पहुंच रही है, और यहाँ से मान लो 3.5 वेव पहुंची, ये 3.5 वेव पहुंची, तो अब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। अब लेमडा का हाफ मल्टीपल है वो, λ/2, तो λ/2 होगा, तो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, वो हो जाएगा पाई। देखो लेमडा करस्पॉन्ड करता है 2 पाई को, तो λ/2 करस्पॉन्ड करेगा पाई को, आधा हो जाएगा।
तो अगर हमने y1 को ले लिया, मान लो y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो y2 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस पाई। एंड व्हाट इज cos 180 प्लस थीटा? अगर आपको फॉर्मूला 11th का याद हो तो cos 180 प्लस थीटा है किसी को याद? कायनात, अभिषेक, तितिक्षा, संजना। अभिषेक इज इन विच स्कूल? अभिषेक, और you from the super and mass society? Abhishek, are you a student or you are from the society super and mass? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बोल भी रहे हो, कोशिश कर रहे हो तो। क्या होता है cos 180 प्लस थीटा? याद है? तितिक्षा, संजना, एनीवन? इट इज माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस a cos ओमेगा t। So what will be resultant displacement y1 plus y2? 0. Resultant displacement will become 0. Y is equal to y1 plus y2. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो इस केस में क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। जहां पर दोनों पॉइंट पे वेव्स मिल रही, वहां पर हमको लाइट दिखेगी नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई? देखो 0। ये तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी? A के। तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट रिजल्टेंट इंटेंसिटी? इट हैज बिकम 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया पूरा। तो अब क्या हो जाएगा? जिस जगह दोनों वेव्स मिल रही, एक जगह से 3, एक जगह से 3.5, वहां पर डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है। तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लाइट when added to light gives the darkness। इसको भी लिख लो फटाफट। समझ में आ रहा है? अभिषेक, मेरी आवाज तो आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? नोट कर लो यहां तक फटाफट। नोट जाए तो बोल देना बेटा। Yes, sir. हो गया। Yes, sir, हो गया। ओके। अब ऐसे ही मान लो, अगर अपन λ/2 के बजाय 3 λ/2 ले लेते सपोज, या 7 λ/2, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल λ/2 का ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7 पाई हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 2 पाई को करस्पॉन्ड कर रहा है, λ/2 पाई को, तो 7 λ/2 7 पाई को करस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे 7 पाई आ जाएगा, रेस्ट थिंग विल रिमेन सेम। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको कैसे लिखते हैं अपन? 2n - 1 टाइम्स λ/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, like that it can be any number। ठीक है? इसको भले ही मत लिखो, ये खाली एक समझने के लिए है। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है? सो 2 cases we have seen: constructive interference, destructive interference।
ये दोनों चीज समझ में आई, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। Yes, sir. तो दिस वाज गिवन बाय थॉमस यंग। उसने पहले सिंपल व्हाइट लाइट से किया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट उसने सोडियम नमक यूज करके करा किसी लैंप के ऊपर ताकि येलो लाइट मिले। तो मेनी गुड पैटर्न्स ही हैज ऑब्जर्व्ड। नाउ लेट अस सी हिज एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या करा, यहाँ पर लाइट का एक सोर्स लिया एस, यहाँ पर एक स्क्रीन ली। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी दो सोर्सेस अगर अलग अलग उससे आए हैं तो दे कैन नॉट बी कोहेरेंट। कोई भी दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। सोर्सेस कोहेरेंट होने के लिए जरूरी है कि वो एक ही सोर्स से निकले हों, फिर उसको भले ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें। इज अलीना अ स्टूडेंट और फ्रॉम दैट? अलीना, कैन यू लिसन मी? देन व्हाट ही हैज डन, यहाँ पे उसने उन सोर्सेस को दो अलग अलग स्लिट में से पास किया। स्लिट मतलब वेकेंट स्पेस है S1 S2। तो ये जो लाइट आएगी यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी। और जब इस तरह से लाइट गई तो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, ये जो स्क्रीन है इस पे बीच में उसको यहाँ पे सबसे बीच में एक ब्राइट कलर मिला, मतलब लाइट बहुत ज्यादा मिली, ब्राइट बैंड बोल सकते हैं उसको अपन। फिर यहाँ पर डार्कनेस हो गई, थोड़ी सी डार्क बैंड हो गया। इसके इधर भी डार्कनेस हो गई, जो भी अपन ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज डार्क बैंड। अगेन ब्राइट, अगेन डार्क, ऐसे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स उसको दोनों तरफ मिले। तो दिस एक्सपेरिमेंट मोटिवेटेड हिम टू स्टडी अबाउट दिस इंटरफेरेंस पैटर्न बेस्ड ऑन द वेव नेचर। और ये जो इंटरफेरेंस जो हम समझ रहे हैं, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन समझ रहे हैं, ये सिर्फ वेव नेचर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम रे नेचर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते लाइट के, इसके लिए वेव नेचर जरूरी है। अब क्या इफेक्ट हो रहा है देखो, यहाँ पे ये स्लिट इधर ऐसी पूरी, अगर यहाँ से लाइट जब आ रही है तो मान लो ये एक ऐसा लोकस मिला, जो वेव फ्रंट अपन ने समझा था शुरू में, ये हमको ऐसा लोकस मिला जो कि सारे क्रस्ट को मिलकर बना है। क्रस्ट मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। फिर एक ये ऐसा वेव फ्रंट मिला जो सारे ट्रफ्स को मिलकर बना है। ट्रफ्स मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, नेगेटिव मिनिमम होता है। फिर ऐसा एक क्रस्ट को मिला, फिर ऐसा ट्रफ को मिला, फिर एक क्रस्ट का मिला। ऐसे बहुत सारे हमको वेव फ्रंट्स मिलेंगे। ऐसे यहाँ से भी मिलेंगे, ये एक मिला, ये एक मिला, फिर ये एक मिला, ये एक मिला। दोनों से जब लाइट आएगी तो इट विल बी एमिटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, और वो क्रस्ट एंड ट्रफ आपस में मीट करेंगे। अब देखो ये पॉइंट ऐसा आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट सोर्स S1 का क्रस्ट, फर्स्ट स्लिट बोलेंगे उसको S1 का, और सेकंड स्लिट S2 का क्रस्ट दोनों मीट कर रहे हैं मीट इन पॉइंट्स पे। डार्क लाइन मीट हो रही कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व हो रहा है। आप चाहो तो उसको एनलार्ज करके देख सकते हो उत्तर से पोर्शन को, कि दोनों के डार्क वाली जो अपन ने सेमी सर्कुलर आर्क बना है वो मीट कर रहे हैं वहां पे। ऐसे यहाँ पे कौन कौन से मीट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के डॉटेड वाले मीट कर रहे हैं। तो दो केस अभी ऐसे हो गए। यस अंशुल सिंह, यू वांट टू से समथिंग? अंशुल, अंशुल यू वांट टू से समथिंग? आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर अभी। नहीं, मेरी आवाज आपको आ रही बराबर? आ रही है सर। ओके हाँ भाई, आपकी आवाज ठीक है। चलो, सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज कि जहाँ पे डार्क मिल रहे हैं, जहाँ पर डॉटेड मिल रहे हैं, उस जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो करस्पॉन्ड करेगा एक ब्राइट बैंड को। इधर फिर इधर ब्राइट बैंड आएगा, फिर इधर डार्क बैंड आएगा।
ऐसे करके अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बेंड हमको मिलते जाएंगे सारे। और जहां पर डार्क वाला पैटर्न डॉटेड से मिल रहा है, जैसे यहाँ पर ये डार्क है और ये डॉटेड है ये वाला, और ऐसे ही यहाँ पर भी आ रहा है जहां पर इसका डॉटेड इसका डार्क से मिल रहा है, ये पैटर्न हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिनको मैं सर्कल कर देता हूँ, 1 2 3 और ये 4। ये वो पॉइंट आ रहा है जहां पर एक का डार्क एक का डॉटेड, मतलब स्लिट S1 का क्रस्ट स्लिट S2 के ट्रफ से मिल रहा है, या स्लिट S1 का ट्रफ स्लिट S2 के क्रस्ट से मिल रहा है। उनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डार्क बेंड मिल जाएंगे यहाँ पे अपने को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल मोस्ट ब्राइट, अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट डार्क बेंड हमको मिलते जाएंगे। इनको हमने नाम दे दिया, मतलब यंग्स ने नाम दे दिया फ्रिंजेस। फ्रिंजेस, ये एक पूरे को उसने फ्रिंज बोला, ये एक फ्रिंज हो गई पूरी, ये एक फ्रिंज हो गई पूरी, ठीक है। एक डार्क और एक लाइट, एक डार्क और एक लाइट, ऐसे फ्रिंजेस मिलती गई। या अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस भी बोल सकते हैं, तो हम बेंड को बेंड भी बोल सकते हैं, फ्रिंज भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि लाइट को जब लाइट से ऐड करते हैं तो डार्कनेस भी हो सकती है या एक्स्ट्रा लाइट भी हो सकती है, और उसने प्रूव किया मैथमेटिकली। अभी अपन मैथमेटिकल पार्ट भी करेंगे इसका। ये एक्सपेरिमेंट देख लो, इसमें कुछ नहीं समझ में आई हो कोई ऐसा पॉइंट आपको? सब लोग, रंजना आ रहा समझ में बेटा? Yes, sir. ओके। संजना रिप्लाइड, मैंने पूछा रंजना से, खैर संजना ऑल्सो रिप्लाइड, इट्स ओके। व्हाट अबाउट रंजना? ओके, कुछ लोगों को हो सकता है आप लोग को साउंड की प्रॉब्लम हो, नो प्रॉब्लम। ये डायग्राम समझ में आ गया इतना? Yes, sir. हाँ, अब इसका हम मैथमेटिकल पार्ट समझते हैं। जो फ्रिंज आई उसकी विड्थ की, उसने विड्थ का भी फॉर्मूला निकाला, लेट अस सी दैट आल्सो। वो भी सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें व्यू अलग हो जाएगा उसका। सेम हमने सोर्सेस लिया, इधर हमने सेम स्क्रीन ली, यहाँ पे स्लिट S1 ली, यहाँ पे स्लिट S2 ली, S1 S2 के बीच के डिस्टेंस को हमने 2D बोला। बुक्स में ये डिस्टेंस D होता है, अपन ने 2D लिया है, सो दैट जो सोर्स की लाइन है वहां से इसका डिस्टेंस भी D हो जाएगा और इसका डिस्टेंस भी D हो जाएगा। तो हमको थोड़ा सा मैथमेटिकली करने में इजी रहेगा। आप D भी लेके कर सकते हो, अपन 2D लेके कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट है O, मान लो एक पॉइंट P लिया जहां पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, और ये जो है xn डिस्टेंस पर है यहाँ से सेंट्रल वाले पॉइंट से, उसकी मतलब nth ब्राइट फ्रिंज बोल लेंगे उसको, nth। n कैन बी एनी नंबर, 10th ब्राइट फ्रिंज ले सकते हो, 15th ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, n कैन बी एनी नंबर, ठीक है। अब S1 से यहाँ पर लाइट पहुंची P पॉइंट पर, S2 से लाइट पहुंची P पॉइंट पर। अगर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो कौन बताएगा मुझे कि जो दोनों सोर्सेस से लाइट पहुंच रही है उसमें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए P पॉइंट पे? अगर हमको P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज चाहिए, ज्यादा लाइट वाली फ्रिंज चाहिए, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तितीक्षा, पंकज, संजना, कायनात, आप में से बताना चाहिए किसी को, एक आध को, अगर समझ में आ रहा है। हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखा था ना, क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस? हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल बेटा? पंकज, तितीक्षा, आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. हाँ तो बताओ बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए पॉइंट P पे?
अभी अपन ने पहले केसेस करे ना 4-5, कंस्ट्रक्टिव के भी करे, डिस्ट्रक्टिव के भी करे। सर S1P1 इज इक्वल्स टू में S2P2। वो भी हो सकता है, पर यहाँ दोनों इक्वल तो नहीं है। देखो इक्वल के लिए पॉइंट ओ होता है, यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं डिस्टेंस, यहाँ इक्वल नहीं है। S2P थोड़ा बड़ा है S1P से, तो जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P वो किसके बराबर होना चाहिए? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहां पर लाइट निकली जाता तो अपन ने देखो केसेस करे तो उसमें इंटेंसिटी 4 टाइम्स किस केस में आई थी? आपने अगर लिखा होगा तो आपके पास होना चाहिए। पार्डन संजना, संजना आपकी आवाज नहीं है, आपने कुछ आंसर दिया। lambda वेरी गुड, एन लेमडा। इन लेमडा का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, लेमडा भी हो सकता है सही जवाब। एन को 1 रखेंगे तो लेमडा, 2 रखेंगे तो 2 लेमडा, 3 रखेंगे तो 3 लेमडा। अपन nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो एन लेमडा आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब अपन को S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालना है, तो अपन S1 से क्या करते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो Q पॉइंट पे। S2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो R पॉइंट पे। ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा। यस, रंजना वांट्स टू आस्क समथिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, इधर बराबर कुछ दूसरा शोर आ रहा है उधर से आपके माइक में से। चलो अब हम लेंगे ट्राइंगल S1QP। ट्राइंगल S1QP तो ये 90 डिग्री है, तो S1P स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। और S1P कितना है, S1Q कितना है? इसको डिस्टेंस को D लिया हमने, कैपिटल D, स्लिट्स की पोजीशन से स्क्रीन की पोजीशन तक, तो D स्क्वायर हो गया। अब ये QP डिस्टेंस कितना होगा? इसको अगर हम x मान ले पूरे डिस्टेंस को, x माइनस डी, तो इसको हमने x माइनस डी बोला। अभी अपन इस डिस्टेंस को x लेके चल रहे हैं, बाद में nth ब्राइट फ्रिंज के लिए उसको xn कर देंगे अपन। तो ये आ गया S1P का स्क्वायर। ऐसे S2RP ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल S2RP इसमें S2P का स्क्वायर निकालेंगे, S2R स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। S2R क्या हो जाएगा? वो D का स्क्वायर प्लस, अब RP जो आएगा वो आ जाएगा अपना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, तो D प्लस X, X प्लस D का स्क्वायर। तो हमको निकालना है S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। इतना लिख लो, फिर अपन इस डिफरेंस को समझते कैसे आएगा दोनों को लिखिए। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? तितिक्षा, संजना, कायनात, रंजना? नो सर। ठीक है, ओके। संजना की आवाज बराबर नहीं आ रही। समझा दीजिए। हाँ, और समझा दो, और लिख लो इसको लिख लो, फिर एक बार और समझा देता हूँ और अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लो पहले, इतने यहां तक का लिख लो। देखो हम बोल रहे हैं ट्राइंगल S1QP, ये 90 है, तो 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो S1P स्क्वायर क्या होगा? S1Q स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब S1Q तो अपना D के बराबर हो गया, तो उसको D रख दिया अपन ने। अब QP जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना? x है, उसमें से कितना माइनस कर देंगे? D, तो ये x माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली जब हम S2RP ट्राइंगल लेंगे, तो S2P हाइपोटेनस हो गई, तो S2P का स्क्वायर, S2R स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, तो S2R स्क्वायर तो D स्क्वायर हो गया, और RP जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, S2 से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो x ही हो गया प्लस D हो गया, तो
तो वो x प्लस डी स्क्वायर आ गया। अब क्लियर है? Yes, sir. तो व्हाट विल बी s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांशन कर दिया, माइनस डी स्क्वायर माइनस ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा, तो इट बिकम्स 4dx। इतना लिख लो यहाँ तक फटाफट। आपको किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क। 2 बार बोलोगे, मैं 2 बार समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर है? ये ऊपर का यहां तक का पोर्शन रब कर दो बेटा, इधर साइड वाला लिख लिया हो सबने तो? हेलो, Yes, sir. नाउ सी, अब अपन ने जो s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर निकाला है, इसमें हम कर लेंगे s2p प्लस s1p, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, और ये कितना रिजल्ट 4dx आया अपने पास, 4dx। हमने इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी a माइनस बी। अब ये जो s2p है और ये जो s1p है, ये करीब करीब d के बराबर होंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये बहुत कम होता है मिलीमीटर में। दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो मिलीमीटर में होता है, और ये डिस्टेंस होता है मीटर में। तो s2p और ये जो s2r का डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको हम d ले सकते हैं, इसको भी d ले सकते हैं। तो d प्लस डी, और ये वही रहेगा s2p माइनस s1p, क्योंकि डिफरेंस इतना कम है कि हम जीरो भी नहीं ले सकते उन दोनों को। तो हमको s2p माइनस s1p क्या मिल जाएगा, 4dx, x भी आ रहा है साथ में, अपॉन ट्वाइस d। ठीक है, ये s2p और s1p करीब करीब कैपिटल D के बराबर है, तो करीब करीब कैपिटल D के बराबर होने से उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसको हम प्लस वाले में D रख सकते हैं, माइनस वाले में S रहेगा। तो पाथ डिफरेंस क्या मिल गया हमको, 4dx अपॉन 2d। नाउ फॉर x इज इक्वल टू xn, और पाथ डिफरेंस क्या था अपने पास, पाथ डिफरेंस इज n lambda फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो अब दो कंडीशन अपन ने लगा दी यहाँ पे। एक तो फ्रिंज कौन सी ले रहे हैं अपन, nth ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं, और ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, तो क्या मिल जाएगा हमको, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 4dxn अपॉन 2d। तो इससे xn क्या मिल गया, xn एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, n लैम्डा 2n लैम्डा d अपॉन 4d, यानी n लैम्डा d अपॉन 2d, ये xn आ गया। इतना लिख लो, फिर इसका फाइनल कंक्लूजन करते हैं। मैथमेटिकल में किसी भी इक्वेशन में डाउट हो, यू आर 100% फ्री टू आस्क बेटा, ना पूछ लेना। हो सकता है आप में से कुछ का बायोलॉजी बैकग्राउंड हो,
तो मैथमेटिक्स की कुछ स्टेप समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हो, आ रही है तो अच्छी बात है। लिख लो इतना मैथमेटिकल पार्ट फटाफट। हो गया नोट बेटा, समझ में यहाँ तक लिख लिया इतना? यस सर। ओके। अब अपने को निकालना है जो फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से इंडिकेट कर रहे हैं, इस nth फ्रिंज माइनस n माइनस 1th फ्रिंज। जो हमको nth ब्राइट फ्रिंज है उसके डिस्टेंस को अगर हम n माइनस ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो हमको एक फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। क्या आ जाएगा वो रिजल्ट? lambda d upon 2d we can take common, n minus 1, n plus 1 हो जाएगा ये, तो n कट जाएगा, तो lambda d upon 2d। तो जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, बीटा को क्या बोल रहे हैं अपन? फ्रिंज विड्थ। वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ लैम्डा पे, डिस्टेंस d पे, और दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 2d उस पे डिपेंड कर रही है। ये सारे पैरामीटर जब तक हम कांस्टेंट रखेंगे हमको जो फ्रिंजेस मिलेगी कांस्टेंट विड्थ की मिलेगी, दोनों तरफ डार्क ब्राइट, बट उसकी इंटेंसिटी दोनों तरफ जैसे जैसे हम सेंट्रल फ्रिंजेस जाएंगे कम होती जाएगी। सेंट्रल में सबसे ब्राइट, उससे कम होती जाएगी इधर, उससे कम होती जाएगी इधर, पर विड्थ उनकी सबकी सेम रहेगी। नोट कर लो उसको फटाफट यहाँ तक। अगर हम डार्क फ्रिंज की भी विड्थ निकालें तो इतनी आएगी, क्योंकि उसमें क्या करेंगे हम, ये n लैम्डा की जगह पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाय 2 ले लेंगे अपन, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, सो दैट ऑल्सो विल वर्क, उससे भी सेम आएगा रिजल्ट। क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक में किसी को कोई क्वेश्चन है? अब नो सर। लिख लिया पूरा, समझ में आ गया इतना पूरा? तो ये जो हमने इंटरफेरेंस शो किया है, ये दो तरह का इंटरफेरेंस हमने शो किया, कंस्ट्रक्टिव भी, डिस्ट्रक्टिव भी। सेम एक्सपेरिमेंट जो कि किसने दिया था? थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। इसको हम घर पे भी थोड़े से एफर्ट्स के साथ ट्राई करके देख सकते हैं।
अगर मान लीजिए अपने घर में कोई ऐसा रूम है जो बहुत डार्क रहता हो, जहाँ लाइट हमको आर्टिफिशियल लगाना पड़ती हो, सनलाइट आने की संभावना बहुत कम होती हो, उस डार्क रूम में अगर हम एक स्क्रीन यूज़ करें वॉल को, या तो वाइट कपड़ा लगा लें, स्क्रीन यूज़ कर लें, और जो खिड़की दरवाजे की बारीक वो होती है जहाँ पे वो हिंजेस के थ्रू दरवाजे खिड़की फिक्स होते हैं, उस बारीक पोर्शन में से लाइट को अपन अंदर आन दें, कोई सी भी एक्स्ट्रा लाइट को, और उसके आगे एक ऐसा बड़ा कार्डबोर्ड या ड्राइंग शीट रखे जिसमें दो अलग अलग जगह पे होल किए हों छोटे छोटे ऐसे, बहुत पास पास के डिस्टेंस पे, और वो लाइट फिर जब दीवार पे गिरेगी तो हमको ऐसा अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व करने में आ सकते हैं। क्लियर है? डार्क रूम चाहिए उसके लिए, और लाइट इंटेंसिटी जो आ रही है वो थोड़ी तेज होना चाहिए, so that image can be seen very well on the screen, which can be wall or any white cloth we can use, light color cloth. अब ये जो फ्रिंज विड्थ मिली बीटा, इसको हमको अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बताएगा फ्रिंज विड्थ को, अगर विड्थ को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे फ्रिंज की विड्थ को? हमको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिला बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन 2d। इसको विड्थ को अगर इंक्रीज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा हमको, क्या क्या करने से फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी? उसका सारा आंसर इसके फॉर्मूले में है। क्या है फॉर्मूले में? अगर हम लाइट ऐसी यूज करें जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, या स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ा दें अपन स्लिट्स के पोजीशन से, क्योंकि फ्रिंज विड्थ बीटा लेम्डा और कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, लेम्डा और डी। तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी। और बीटा स्मॉल डी के कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कम करते हैं तो भी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। अगर जो इस दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, उसको कम कर देते हैं तो भी विड्थ क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे लेम्डा हमको सिंगल कलर लाइट यूज करना पड़ेगी, मोनोक्रोमेटिक। अगर हम ऐसी वेव लाइट यूज करते हैं इसके दो कलर हैं, एक से ज्यादा कलर हैं, तो क्या होगा? वो लाइट अपने अपने अलग अलग कलर में जब टूटेगी तो वहां पे फ्रिंजेस आपस में क्या होगी? ओवरलैप करेगी। जैसा डिस्पर्जन पढ़ा हुआ ना आपने रे ऑप्टिक्स लेसन में, डिस्पर्जन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दैट विल हैपन हियर। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, फ्रिंज विड्थ को अगर कम करना हो तो क्या करेंगे? ये सब पैरामीटर उल्टे हो जाएंगे। लेम्डा को कम कर देंगे, डिस्टेंस डी को कम कर देंगे, स्मॉल डी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे अपन, तो फ्रिंज विड्थ अपनी कम हो जाएगी। नॉर्मली जो कैपिटल डी डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, और स्मॉल डी जो होता है 2d, जो हमने दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस लिया है, वो होता है करीब करीब 5 mm लाइक दिस, इतना कम होता है। अगर हम 1 मीटर को मिलीमीटर में करें तो 1000 मिलीमीटर जाएगा, तो करीब करीब 1000 200-300 टाइम्स का रेशो रहता है दोनों डिस्टेंसेस में। इसलिए हमने S2P और S1P को कैपिटल डी के करीब करीब बराबर यहाँ पे ले लिया था। अब इतने तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा आप लोग। कोई भी, किसी को कोई भी स्टेप नहीं समझ में आई हो, मैथमेटिकल या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो? कायनात एंड अंशु आपको आया बेटा समझ में दोनों को? यस सर। आप अंशुल कौन से स्कूल से हो? सर ये हाई स्कूल से। हाई स्कूल से हो। और कायनात, आर यू ए स्टूडेंट और यू आर फ्रॉम द सुपर एंड मास सोसाइटी? कायनात, यस सर। आप स्टूडेंट हो? यस सर। कौन से स्कूल से? अच्छा, आपने बताया सेंट उमर स्कूल, सॉरी, ठीक है, यस। ओके।
तो सेंट उमर एमपी बोर्ड है सीबीएसई है? MP board. एमपी बोर्ड है। ये टॉपिक तो उसमें भी आपके भी कोर्स में है? Yes, sir. ओके। तो अब आज वाले पूरे टॉपिक में चारों में से किसी को कोई भी डाउट हो तो टाइम है 2 मिनट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे इसी को कंटिन्यू करेंगे या जो लेसन आप बोलोगे दैट वी कैन स्टार्ट। वैसे वेव ऑप्टिक्स अब थोड़ा सा ही बचा है, उसमें डिफ्रैक्शन और समथिंग बचा है, दैट वी कैन डिस्कस ऑन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है? एनीवन? यस अंशुल। आवाज नहीं आ रही है आप लोग की, आप शायद बोलना कुछ चाह भी रहे हो तो यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। चलो ओके, सो विल वाइंड अप नाउ, ठीक है? चलो बेटा वाइंड अप, कोई डाउट नहीं है तो फिर हेलो अंशुल एंड कायनात, कोई डाउट है क्या आपको बेटा? तो लीव कर सकते हैं अपन। Yes, sir, no doubt. ओके ओके देन लीव, वी विल लीव द क्लास, का टाइम भी हो गया पूरा कंप्लीट। वहाँ से लॉग आउट करना है।